गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि इतने टाइम पे हम अब आपको साइंस का सेशन करवाते हैं जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन रहते हैं। जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे हम करवाते हैं और फुल डिस्कशन के साथ में उसके सारे ऑप्शंस भी डिस्कस करते हैं और अच्छे से सारी चीजें समझाते हुए चलते हैं। तो आप अच्छी पढ़ाई अपने आप कर पा रहे होंगे, टेस्ट भी लगा रहे होंगे अच्छे से। आपको पता है जैसा कि आरआरबी ने फिर से बोला है कि हम अब जो मैंने टाइम दिया था उसी टाइम पे एग्जाम आप कर लेंगे। तो आप किसी भी तरीके की ढिलाई ना करिए, किसी भी तरीके की आप प्रॉपर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम कब आ जाए, एग्जाम की डेट आ ही गई है, अब फॉर्म स्टेटस आ ही गया, सारी चीजें पता है आपको कि एग्जाम तो अपने वो फिक्स टाइम पे ही होगा। तो आपको जितना एफिशिएंसी के साथ पढ़ना है, जितनी मेहनत के साथ पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है, पढ़ते रहिएगा बस। क्योंकि नहीं पढ़ोगे, अब वैकेंसी आई है, इसके बाद कब आए कब ना आए, हम एज पे आप लोग उस टाइम पे रहो, एज क्यों वैलिड रहो ना रहो। तो इस बार जैसे है तो आईटीआई वर्सेस 10th में जो मामला रहा है, तो कब आईटीआई इस बार लागू करवा दें पर्सनल, तो जो 10th वाले हैं उसमें नहीं बैठ पाएंगे। इस वजह से बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कर भी रहे होंगे और भी करते रहिए, और हमसे जो लोग आप जुड़े हो तो अच्छे से आप एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि हम कंटेंट कैसा प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि हम इधर उधर चीज बताते नहीं है। जो ओरिजिनल पेपर रहता है वही करवाते हैं, जो क्वेश्चन बोर्ड का रहेगा वही करवाते हैं, और वही उसी में फायदा भी है क्योंकि वही क्वेश्चन आने भी हैं। तो इस वजह से चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट ना करो, आप भी और हम भी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है। तो एल्काइन सजाती का श्रेणी का जो पहला सदस्य है तो कौन सा होगा, आपका होगा प्रोपाइन। तो आंसर ए करेक्ट होगा। अब देखो प्रोपाइन होगा, अब मीथेन तो होगा नहीं, आप देख रहे होगे मीथेन नहीं होगा, और इथाइन भी नहीं होगा, और इथीन भी नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम है। हाइड्रोजन परमाणुओं का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है कि बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब बढ़ता क्रम नहीं, अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम मतलब जो सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, मतलब घटता क्रम। अवरोही मतलब घटता क्रम, घटता क्रम, ठीक है, घटता क्रम में लिखना है। तो देखो हाइड्रोजनीकरण की बात करेंगे तो इसको देखो पहले अच्छे से समझ लो। देखो हाइड्रोजनीकरण, इसको कितने भाग में बांटेंगे, दो। नंबर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी दो भागों में बांटेंगे। नंबर एक जो कार्बन के और कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा जो कार्बन और कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे एन, एन। जो डबल बॉन्ड बनाएगा उसको ईन बोलेंगे, ईन। जो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो इसको आइन बोलेंगे। अब इसके अगर फार्मूले की बात करेंगे तो देखो इसका फार्मूला लिखे दे रहे हैं, CnH2n+2। अगर इसके फार्मूले की बात करें, ईन वाले फार्मूले की बात करें तो CnH2n, ठीक बात है। अगर इसकी बात करेंगे, इसकी ये फार्मूला क्या होगी, CnH2n-2। ठीक है, अब देखो एक चीज ये याद रखो, देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा एन, उससे छोटा ईन, उससे छोटा आइन होगा। अगर उसके फार्मूले से भी पता कर लो ना, देखो एन है, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 पड़ रही, यहाँ पे इक्वल हो रही, यहाँ पे 2 घट भी रही है। तो सबसे बड़ा कौन, एन, फिर ईन, फिर आइन। तो यही पूछा है हमको, अवरोही क्रम पूछा है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर
उससे छोटा। तो देखो कौन सा होगा, सबसे पहले एल्केन होगा, एल्केन ग्रुप का है तो क्या होगा, एल्केन। एल्केन, एल्केन नहीं होगा, एल्कीन नहीं होगा, एल्काइन नहीं होगा। देखो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। देखो पहले एन आया, एन आया पहले ना, पहले एन, फिर इन, फिर आइन। तो देखो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट, आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आंसर ये वाला डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डैश के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। कार्बन डैश के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है, तो किस वजह से, वो अपने छोटे आकार के कारण परमाणु बनाने में सक्षम होता है। छोटे आकार के कारण वो स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। छोटे क्या, वो अपने अपर रूपों के कारण, पी कक्षक की उपस्थिति कारण, सहसंयोजक बंधक के कारण नहीं, किसके कारण, अपने छोटे परमाणु आकार के कारण, अपने छोटे परमाणु आकार के कारण वो बंध बनाने में, स्थायी यौगिक का में सक्षम होता है, स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। कौन सा गलत कथन पहचानना है, तो देखो ये सब, ये जो चीजें लिखी हैं इसको बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ के जाना, एक एक लाइन याद करके जाना। अवशेषण, अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है, ये बात ठीक लिखी है क्योंकि हमको गलत बताना है। ठीक है, स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद में होता है, और सांघीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, ये गलत लग रहा है। पाचन निष्कासन से पहले लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद होता है, ये बात भी सही है। स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण से पहले होते हैं, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, तो हमको मतलब यही हमारा आंसर है, क्योंकि मुझे गलत कथन सिलेक्ट करना है। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, आंसर 2 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन नंबर 1 है, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े अणु बनते हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। देखो नेक्स्ट पढ़ो, कथन 2, इस अणु को श्रृंखलन या फिर कैटेनेशन कहा जाता है, ये भी बात सही कह रहा है। तो इसके मतलब कथन 1 और कथन 2 सही हैं, दोनों कथन असत्य नहीं है, दोनों कथन सत्य हैं। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर 4th इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे होगा मनुष्य, यहां पे होगा गाय। अब देखो कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। देखो छोटी आंत जिस लंबी होगी किसकी, जो शाकाहारी होगा उसकी छोटी आंत लंबी होगी। वो लंबी किस वजह से होगी, क्योंकि सेलुलोज पचता है ना, सेलुलोज पचाने में टाइम लगता है, और सेलुलोज पचाने में टाइम लगेगा तो वो छोटी आंत उस वजह से लंबी होती है उसकी। तो किसकी होगी, एक चीज याद रखना कि छोटी आंत लंबी किसकी होगी, किसकी होगी, शाकाहारी की होगी, जो शाकाहारी होगा, जो शाकाहारी होगा। क्योंकि किस वजह से, क्योंकि सेलुलोज पचाने के लिए उनकी छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। ठीक है, तो देखो इसमें शाकाहारी कौन है, बाघ शाकाहारी है नहीं, मनुष्य सर्वाहारी है, गाय शाकाहारी है और शेर भी शाकाहारी नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा गाय। गाय हो या फिर आपका हिरन हुआ या खरगोश हुआ
या फिर कोई भी ऐसा शाकाहारी, कोई भी शाकाहारी जानवर जीव रहेगा, उसकी उसकी जो छोटी आंत होगी अपेक्षाकृत लंबी होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक सूत्र के बाद लिखा गया पद AQ यह दर्शाता है कि वह में मौजूद है। अब देखो, इसको देखने से पहले एक चीज ये देखो, अगर S लिखा है, अगर S लिखा है तो क्या होगा, अगर L लिखा है तो मतलब क्या होगा, अगर AQ लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, और अगर G लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा। RRB में ऐसे क्वेश्चन भी इजी पूछ लिए जाते हैं। देखो S है तो इसके मतलब ये सॉलिड अवस्था है। कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था, सॉलिड अवस्था। अगर L लिखा है तो समझो लिक्विड अवस्था है। कौन सी, लिक्विड अवस्था है। अगर AQ लिखा है तो समझो जलीय अवस्था है। कौन सी, जलीय। अगर मान लो G लिखा है तो समझ लो गैसियस अवस्था है, गैस वाली अवस्था है। ठीक बात है। तो देखो AQ मतलब पूछ रहा है द्रव अवस्था को कैसे लिखेंगे, L से, जलीय को AQ से, ठोस को S से, गैस को G से। ठीक बात है, चारों याद कर लीजिए, कभी ना कभी ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन। ये आया हुआ क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो देखो AQ को क्या लिखा जाएगा, जलीय विलयन के रूप में, जलीय विलयन के रूप में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो श्वसन वर्णक मतलब, श्वसन वर्णक मानव शरीर में कहाँ पाया जाएगा, फेफड़े में ढूंढने लग जा, फेफड़े वर्णक पूछ रहा है, श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो देखो श्वसन वर्णक मानव शरीर में कहाँ पाया जाएगा, तो जो RBC है ना, RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स है ना, तो इसमें क्या होता है, इसका काम क्या होगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये ऑक्सीजन लेके जाता है। ठीक है, और इसका लाल रंग किसके वजह से होता है, लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होगा। हीमोग्लोबिन के कारण होगा इसका लाल रंग। ठीक है, और देखो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा। तो देख लीजिए श्वेत रंग कणिकाओं में, श्वेत रंग कणिकाओं में नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, श्वेत रंग कणिकाओं में नहीं, लाल रक्त कणिकाओं में, हाँ जी लाल रक्त कणिकाओं में, रक्त प्लाज्मा में नहीं, प्लाज्मा श्वेत कणिकाओं में, दोनों में नहीं। कौन किसमें, लाल रक्त कणिकाओं में, RBC में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में श्वसन वर्णक, क्वेश्चन रिपीटेड है, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। तो देखो पेड़ जो पौधे रहते हैं किसमें संग्रहित करेंगे, अपने पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में, किसमें, पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में, पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। तो कौन सा होगा, ऑप्शन आपका 4 करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वाट है, इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी। देखो किलोवाट आवर में जब भी ऐसा कुछ करना रहे, किलोवाट आवर में, तो देखो कैसे लिखना है, जितना जितना रेटिंग दिए, जितना जो भी दिया है सब लिख लिया। ठीक है, 2500 वाट है, टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर, 5 घंटे। ठीक है, अब और भी जितना लिखा रहता, कितने भी बल्ब रहते, जो भी रहता, सब गुणे में लिख के उसको 1000 से करते डिवाइड, उसको 1000 से करते डिवाइड।
तो ये किस में निकल के आएगा, ये निकल के आएगा किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में। तो देखो 2500 ये 4 से कट जाएगा ना, 4 से कट जाएगा ना, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 जीरो इसको काटो, 2 जीरो इसके कट गए ना, 5 दूनी 10 और 2 12.5, तो क्या आ जाएगा 12.5 किलोवाट आवर, ये आंसर होगा। तो देख लीजिए कौन सा है, 12 जूल नहीं होगा, 12.5 किलोवाट आवर। आंसर कौन सा होगा, आंसर बी आपका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है पौधों में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है। देखो आप सोच रहे हो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। किसका कब होता है, श्वसन के दौरान, जब वो श्वसन क्रिया करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों नहीं और वातसर्जन नहीं, तो आंसर श्वसन के दौरान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन है, ये दिमाग में रहना चाहिए। क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ का रहा है, अगर वो सही पूछ रहा है तो सही चीज माइंड में रहनी चाहिए, अगर गलत पूछ रहा है तो गलत चीज इंटैक्ट करनी चाहिए। तो देखो वो कह रहा है न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया। बिल्कुल सही बात है। देखो जो मोजले ने दिया था बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के बारे में दिया था, परमाणु क्रमांक की बात करते थे मोजले, बाकी सब ने किस पे दिया, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। तो ये बात सही कह रहे हैं। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, बिल्कुल ठीक बात है। कैल्शियम बेरियम के बाद 8वां तत्व है, ये भी ठीक बात है। अब देखो अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लगता है, नहीं, कहां तक लगता है, कैल्शियम तक, कैल्शियम तक लगता है, कैल्शियम तक लगता है। और इनकी टेबल कब तक, कहां तक थी, टेबल थी थोरियम तक, थोरियम तक, टेबल कहां तक थी, थोरियम तक। नियम कहां तक लगा था इनका, कैल्शियम तक। तो ये मैग्नीशियम तक नहीं लगा था, कैल्शियम तक लगा था, ये गलत होगा, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के पहले समान गुण मौजूद नहीं थे, तो ये गलत लिखा है, क्योंकि कहां तक लगती है, मैग्नीशियम तक। तो हमको क्या बताना था, गलत कथन बताना था, तो चौथा गलत कथन है, तो चौथा गलत कथन होने के कारण आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही लिखे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है, श्वसन के दौरान होगा। कब होगा, श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ शामिल है। देखो जैव निम्नीकरण की बात पहले सुन लो। अगर जैव निम्नीकरण की बात करेगा, जैव निम्नीकरण मतलब बायोडिग्रेडेबल, जो चीज हम सड़ा सकें, खत्म कर सकें, जो चीज सड़ जाए, ऐसे याद रखो, जो चीज डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए, जो चीज सड़ जाए तो होगी वो कौन सी, जैव निम्नीकरण, जिसको हम इजिली सड़ा सकें। और जो चीज नहीं सड़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे, जैव अनिम्नीकरण या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो देखो बैटरियां, सब्जियों के छिलके, बासी रोटी, कांच और धातुएं। आप कांच और धातुओं को सड़ा पाओगे
नहीं सड़ा पाओगे। कह रहा है केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ शामिल है, ऐसा ऑप्शन चूज करो। तो देखो, कांच और धातुएं आप सड़ा नहीं सकते। बैटरियों को आप सड़ा पाओगे? बैटरियां भी नहीं सड़ेंगी, ठीक है। कांच और धातुएं भी नहीं सड़ेंगी, ये तो ऑप्शन गलत हो गया आपका। देखो, टेट्रा पैक, धातुएं, चमड़ा, बासी बिस्किट और फल, इसमें भी धातुएं आ गया, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। कांच, धातुएं, इसमें भी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। देखो, अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल, सब्जियों के छिलके। आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि अंडे के छिलके तो भाई गलते नहीं, लेकिन अंडे के छिलके बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसको कहीं पे नोट कर लीजिए कि अंडे के छिलके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैव निम्नीकरण होते हैं। तो इसमें सारे ऑप्शन जो हैं तो बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर आपका फोर्थ करेक्ट होगा, आंसर चौथा करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? उसी में बात कर रहा है, एक ही उपकरण की बात कर रहा है कि पहले वोल्ट 50 वोल्ट था, तब हमारी धारा 5 एम्पीयर थी, फिर उसके बाद उसी उपकरण में जब मैंने वोल्ट 110 कर दिया तो कह रहा है धारा कितनी होगी। तो देखो अगर मान एक रिलेशन आप पढ़े हो, V बराबर I इंटू R, पहली कंडीशन क्या कह रहा? वोल्टेज कितना दिया? 50 वोल्ट, I कितनी है? 5 एम्पियर। यहां से हम रेजिस्टेंस इसका निकाल लेंगे। देखो 50, 5 और R, तो R बराबर कितना निकलेगा? 10 ओम। ठीक बात है, ठीक बात है। अब कह रहा है विभवांतर बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया गया है, तो हमको क्या करना? क्या धारा निकालनी। तो देखो अब निकालना, फिर ये रिलेशन लिखना, V बराबर I इंटू R। तो अब इस बार वोल्ट कितना कर दिया गया? 110 वोल्ट। ठीक बात है, I की वैल्यू निकालनी है हमको। R कितना? किस आर पे? जब 10 हो। ठीक है, तो देखो 10, 0 से 0, तो I कितना आ जाएगा? 11 एम्पियर। 11 एम्पियर देखो किसमें है? हमारा आंसर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? संतुलित अभिक्रिया कौन सी है पूछ रहा है। देखो, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखो कौन सी है? HBr नहीं, ये होगी नहीं होगी। H2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, लेकिन ये देखो H2 तो ये ठीक है, H2 तो ये ठीक है, लेकिन ये 2 यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता तब सही रहता, गलत है। ये भी यहाँ पे होगा, ये भी गलत है। देखो H2 प्लस Br2, ये क्या होगा? ये H2 प्लस Br2, ये 2HBr, ये होती क्वेश्चन। ये कहाँ दिख रहा है? H2Br2 2HBr, तो ऑप्शन आपका 4th करेक्ट हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाशिक उपकरण X की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, X हो सकता है। देखो फोकस दूरी प्लस में है 30 सेंटीमीटर, देखो क्या होगा? अवतल होगा? नहीं होगा। अवतल नहीं होगा, अवतल नहीं होगा, क्या होगा? उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग की प्रकाश कोहरे या धुएं से रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में प्रकीर्णित होती है, क्योंकि
क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य होती है। देखो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे अधिक होगी, तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगी। देखो लाल की लैम्डा या फिर तरंग दैर्ध्य क्या होगी, मैक्सिमम अधिक होगी। ठीक है, बैंगनी की लैम्डा कम होगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में प्रकीर्णित होती है, कम प्रकीर्णित होगी। ठीक है, और इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य होती अधिक। तरंग दैर्ध्य अधिक होगी और प्रकीर्णित कम होगी। तो देखो प्रकीर्णित कम, तरंग दैर्ध्य कम नहीं होगी, तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, प्रकीर्णित कम होगी, तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्योंकि देखो तरंग दैर्ध्य प्रकीर्णित मतलब फैलाव इसका कम होगा, फैलाव सबसे कम होता है, तभी तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। फैलाव कम होगा और तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। तो ऑप्शन आपका 3 इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज इतने थे क्वेश्चन। तो कैसा लग रहा आपका ये सेशन, आज का सेशन कैसा लगा, सारी चीजें कमेंट में बताइएगा। और आप इस क्लास को आप दोस्तों में शेयर करिए, आप देखिए, बार बार देखिए, अपने दोस्तों में दिखाइए, सारी चीजें शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और मिलते हैं कल की क्लास में, इससे भी अच्छा सेशन कल का रहेगा। थैंक यू।